गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही थी, यूनिट 4 फिजिकल केमिस्ट्री की। उसमें हम पढ़ रहे थे कोलराउस के नियम के एप्लीकेशन। ठीक है, तो कोलराउस का नियम था, वो कल की क्लास में पढ़ा था हमने। उसमें क्या था कि कोई भी विद्युत अपघट्य होता है, उसकी मोलर कंडक्टेंस और उसकी आयनिक कंडक्टेंस में उस इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयन का वो अपना अपना योगदान या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और उस आयन के कंट्रीब्यूशन पर उसके काउंटर आयन यानी वो जिस आयन के साथ में जुड़ा हुआ है उसकी नेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण से इसे हम स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत भी कहेंगे। उसमें 3 एप्लीकेशन थे कल की क्लास में। फर्स्ट तो इसमें हम कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये फर्स्ट एप्लीकेशन था। उसके बाद में सेकंड एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, और थर्ड में पढ़ा था हमने कि एसिड और बेस की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। उसके बाद में फोर्थ एप्लीकेशन में हम लिखेंगे कि बाय द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ, बाय द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ यानी कोलराउस नियम की सहायता से, क्या मतलब कोलराउस नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल salt, springly soluble salt. By the help of Kohlrausch law, we can calculate the solubility of springly soluble salt. स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट का मतलब होता है कि वे साल्ट जिनको किसी सोलवेंट में मिलाने पर, साल्ट यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है और उस साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट को किसी सोलवेंट में मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वे बहुत ही कम मात्रा में, वेरी लेस अमाउंट सोल्यूट यानी बहुत ही कम मात्रा में क्या होते हैं, वो विलय होते हैं। कम मात्रा में विलय होंगे तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, डाइल्यूट। क्योंकि डाइल्यूट इसलिए होगा क्योंकि ये जो सोल्यूबल साल्ट है, स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट है, इसकी कंसंट्रेशन कम रहेगी। कम कंसंट्रेशन के साथ में जो सॉल्यूशन बनता है उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु सॉल्यूशन कहा जाता है। तो वेरी लिस्ट अमाउंट में क्या होंगे, ये सोल्यूबल होंगे, बहुत ही कम मात्रा में विलयशील होते हैं। इस कारण से सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होते ही बनने वाला सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल देखें इनके, एग्जांपल्स मतलब जैसे कि AgCl आ गया, बेरियम सल्फेट है, पैलेडियम सल्फेट है, ये तीनों किसके एग्जांपल हैं, स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट के एग्जांपल्स है वो रहेंगे। अब देखेंगे क्या कार्य करते हैं इनमें, इनकी सोल्यूबिलिटी हम किस प्रकार से ज्ञात करें। तो इनका फॉर्मूला ये रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी सोलवेंट प्रेजेंट है, इस सोलवेंट में हमने क्या मिला दिया, AgCl मिला दिया जो कि स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट है। इसके अंदर जाते ही ये जो AgCl का सॉल्यूशन बनेगा, इसमें AgCl भी प्रेजेंट होगा। अब ये पता ही है स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट है, ये बहुत ही कम अमाउंट में इसके अंदर सोल्यूबल होगा। इस कारण से बनने वाला सॉल्यूशन कैसा हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बना है, इसमें जो AgCl है जो स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट है, इसकी सोल्यूबिलिटी कितनी है। सोल्यूबिलिटी देखें तो एक प्रकार से सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी इसके अंदर, कि कितनी कंसंट्रेशन में इसके अंदर ये घुला हुआ है, वो कंसंट्रेशन ही हमें इसके यहाँ पे ज्ञात करनी है। देखें इसकी कंसंट्रेशन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। एक साइड में आ जाएंगे, इसके एग्जांपल है ना, ये AgCl, बेरियम सल्फेट, और थर्ड हो जाएगा इसमें पैलेडियम सल्फेट। देखें इसमें किस प्रकार से हम इनकी सोल्यूबिलिटी है उसको यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा कि ये पता ही अपने को कि इस सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला ये रहेगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी है ना, मोलर चालकता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोलर कंसंट्रेशन लिख देंगे हम।
अब देखिए नेक्स्ट इसके अंदर क्या आएगा। अब यदि हम मोलरिटी को यहाँ पे ले जाएं तभी आएगा कप्पा इंटू अजहार अपॉन में, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो मोलरिटी किस में है, मोल पर लीटर में है। अब यदि इसके अंदर हम क्या करेंगे, मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है कि सोल्यूबिलिटी कितनी कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन बनेगा इस स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट का, उस सॉल्यूशन में इस साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, वही तो यहाँ मोलिडिटी के रूप में, और वही कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या मानी जाएगी, उसकी सोल्यूबिलिटी मानी जाएगी। तो हम इसमें लिखेंगे कि सोल्यूबिलिटी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा सोल्यूबिलिटी किसमें, मोल पर लीटर में, इज इक्वल टू, इस हमने इस टर्म को यूज कर दिया, इसी टर्म की हम सोल्यूबिलिटी लिख सकते हैं कप्पा इंटू अजहार अपॉन में लैम्डा। बस इसके साथ में यूज क्या करना है कि ये जो स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट है इसका मोलर मास है वो हमें यहाँ पे यूज करना है, मोलर मास ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, जो साल्ट है उसका मोलर मास है वो हमें यहाँ पे रखना है इनटू में, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला किसकी हेल्प से है, कोलराउस लॉ की हेल्प से है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि बाय द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ वी कैन कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट। स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट वे होंगे जो लेस्ट अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में सोल्यूबल होते हैं, और ये एग्जांपल्स रहेंगे, और इस प्रकार से हम इनकी सोल्युबिलिटी है उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो एक दो एग्जांपल्स हैं फोर्थ एप्लीकेशन के, वो देखें। देखें इसमें ये क्वेश्चन है अपना, कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, AgCl आ गया ना, स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, इज 2.2 × 10⁶ ओम इनवर्स सेम इनवर्स। उसके बाद यहाँ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgNO3 HCl HNO3, मतलब AgCl की नहीं दी हुई, ये हमें ज्ञात करनी है कोलराउस के जो अपना सेकंड एप्लीकेशन था, नहीं फर्स्ट एप्लीकेशन की हेल्प से ये ज्ञात करनी है, तीनों से हमें AgCl की ज्ञात करनी है, ये तीनों की वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट कोलराउस लॉ का और एप्लीकेशन नंबर फोर्थ इन दोनों का यूज करके इसका आंसर निकालना है। देखें इसमें सबसे पहले इसमें करेंगे, देखेंगे कि गिवन अपने को दिया हुआ क्या क्या है। एक तो दिया हुआ अपने को कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी का मतलब इस प्रकार से हमें ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी हुई है जिसकी हमें कितनी है 2.2 × 10⁶ और ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, ये दी हुई है 10⁶ में है क्या, -6 में, सॉरी 10⁻⁻6 में। ठीक है, उसके बाद में देखो अपने को क्या दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, किस किस की है वो देखो। एक तो दी गई है सबसे पहले तो अपने को AgNO3 की दी हुई है, कितनी है, सबसे पहले वाली AgNO3 की 135 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर और मोल इनवर्स। सेकंड जो अपने को मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है वो दी हुई है HCl की, कितने इसमें 426 वाला, 426 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। थर्ड दी हुई अपने को HNO3 की, तो थर्ड में अपन मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे HNO3 की, कितनी है 421 वाला, 421 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इतना दिया हुआ अपने क्वेश्चन में। और AgCl का जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ AgCl वो अपन ज्ञात करें तो वो कितना आता है टोटल, वो आ देगा अपना 143.5 ग्राम, मोलर मास है इसका, ग्राम पर मोल बोले, एक मोल का AgCl का। कैसे देखेंगे, Cl का कितना होता है 35.5 और इसमें जोड़ देंगे हम Ag का कितना होता है 108 होता होगा, कितना आ जाएगा ये 108 Ag का है, और क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 143.5 है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है,
हो सकता है AgCl वाला आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिल जाए, हो सकता है नहीं भी दिया हुआ हो, तो आपको खुद से Ag और Cl का ऐड करके बनाना है। ये बन गया। अब हम सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बनेगा इसका लैम्डा, सोल्यूबिलिटी याद करनी है अपने को। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे सोल्यूबिलिटी वाला, चाहे उसको यहाँ पे लिख देंगे कि इसमें गिवन के बाद में हम लिखेंगे कि हमें फॉर्मूला क्या करना है। तो ज्ञात क्या करना है अपने को, सोल्यूबिलिटी ज्ञात करनी है। तो देखिए सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, सोल्यूबिलिटी केवल ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मोल पर लीटर में निकालनी है अपने को, ठीक है। फॉर्मूला बनेगा इसका कप्पा AgCl का इंटू में आधार इंटू में मोलर मास ऑफ AgCl, और यहाँ पे अपने लिखना है कि मोलर कंडक्टिविटी किसकी, AgCl की। लेकिन अपने को दी हुई तो मोलर कंडक्टिविटी है तीनों, लेकिन इसमें AgCl का नहीं है। इनसे अपने को फर्स्ट एप्लीकेशन का यूज करते हुए AgCl बनाना है। देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से, सबसे पहले तो हम इसकी, ये तो है ही अपने पास, ये भी है, ये वाला नहीं है, ये ज्ञात करना है। देखिए AgCl किसके इक्वल रहेगा, ये रहेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आ जाएंगे सारे के सारे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बना देंगे इनको हम, ये भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं। Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव इसके इक्वल होता है। इस फॉर्मूले से हमने को ये वाली इक्वेशन लेके आनी है। तो देखें इक्वेशन बनाएंगे हम इस प्रकार से, फर्स्ट Ag पॉजिटिव चाहिए अपने को, तो ये लेंगे सबसे पहले। इसमें दो प्रकार के आयंस हैं, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो हम इसको लिख देंगे सबसे पहले Ag पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव में ये आ जाएगा। ये पूरा आ गया, टोटल अलग अलग नहीं करेंगे इसको, टोटल इसके साथ में एक साथ में लिख देंगे। इसका क्या होता है, ये AgCl इनफाइनाइट प्लस में अपने को Cl नेगेटिव चाहिए, तो Cl वाली टर्म इसमें इसको भी ऐड कर देंगे। इसमें H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, तो इसको हम लिखेंगे इनफाइनाइट H पॉजिटिव इनफाइनाइट Cl नेगेटिव, पूरा किसके इक्वल रहेगा, इनफाइनाइट HCl माइनस में। अब अपने को इसमें से ये नहीं चाहिए NO3 नेगेटिव, और ये भी नहीं चाहिए अपने को, इसमें से माइनस कर देंगे HNO3 वाली, क्योंकि HNO3 में H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव दोनों ही है। माइनस करके लिखेंगे हम यहाँ पे H पॉजिटिव माइनस में NO3 नेगेटिव, ये दोनों किससे आ रहे हैं, HNO3 से आ रहे हैं। आ गया ये। अब देखेंगे इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बच गया क्या यहाँ पे बच गया आपका Ag पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। इन दोनों का योगफल इसके इक्वल होता है लैम्डा AgCl। ये आ गई अपने पास, ये वाली इक्वेशन प्राप्त करनी थी। इन तीनों से अरेंज इस प्रकार से करेंगे ये बने। अब इसका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। आंसर करेंगे AgCl वाली को लिखेंगे सबसे पहले 135 प्लस में कौन सी लिखेंगे HCl वाली कितनी है 426, माइनस कर देंगे इसमें ये वाली 421। देखिए कितनी बच गई, 26 में से 21 घटा देंगे, 5 यहीं पे बच गया, 5 को इसमें जोड़ देंगे तो ये आ गया टोटल 140 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गए अपने पास। ये फर्स्ट एप्लीकेशन का यूज करते हुए हमें इस प्रकार से यहाँ पे स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट AgCl की मोलर कंडक्टेंस या मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी। अब इसे रखना है हमें इस फॉर्मूले में। तो सोल्यूबिलिटी ज्ञात करते हुए फॉर्मूले में सबसे पहले कप्पा रखेंगे, ये वाला 2.2 इंटू 10 की पावर -6 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, इनटू में क्या रखेंगे आधार रखेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस ये रखेंगे 140 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, इनटू में ये जो इसका मोलर मास है AgCl का ये वाला 143.5 है, ये रख देंगे 143.5 ग्राम पर मोल लिख देंगे इसको, ठीक है।
से जो सोल्युबिलिटी हमें प्राप्त हो जाएगी वो किस में प्राप्त हो जाएगी, ग्राम पर लीटर में हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इसके यूनिट ग्राम पर लीटर कैसे आएगा, देखिए इसका सॉल्यूशन आएगा 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ओम इनवर्स से ओम इनवर्स ऊपर जाके ओम बनाएगा, ओम ओम इनवर्स कट गए, मोल इनवर्स से ये मोल वाला कट गया, सेमी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेमी इनवर्स क्यूब बनाएगा, और सेमी इनवर्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीटर क्यूब हो जाएगा, लीटर का 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सेमी क्यूब, तो इसका इनवर्स, तो इसका भी क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो सेमी ऊपर जाएगी 2 इनवर्स के बनाएगा, 1 इनवर्स का पहले से ही, तो इनवर्स की 3 हो गई, इनवर्स का 3 होती है लीटर इनवर्स में चेंज हो गया, और ग्राम ये वाला है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ग्राम पर लीटर, ये आएगा अपना रिजल्ट इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, हो सकता है अपने को डायरेक्ट यदि क्वेश्चन में आपको AgCl की मोलर कंडक्टेंस दे दी जाए तो आपको ये वाला यूज नहीं करना, डायरेक्ट रखनी है। इसमें नहीं दी हुई थी डायरेक्ट, तो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन का यूज करते हुए पहले इसको कैलकुलेट किया है मोलर कंडक्टेंस को, उसके बाद में हमने इसकी सोल्युबिलिटी है उसको कैलकुलेट किया है। ये था आपका फोर्थ एप्लीकेशन। सेकेंड टाइम क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा, उसमें ये नहीं दिया मिलेगा, डायरेक्ट आपको AgCl की मोलर कंडक्टेंस दी हुई मिलेगी, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में ये रख के डायरेक्ट निकाल देनी है। ठीक है, ये रहेगी फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ। अब AgCl का दिया हुआ, हो सकता है AgCl की जगह वो बेरियम सल्फेट का पूछ ले, हो सकता है वो पैलेडियम सल्फेट का पूछ ले, सभी का यही मेथड रहेगा कैलकुलेट करने का। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। देखें, उसके बाद में देखें नेक्स्ट फिफ्थ एप्लीकेशन, कोलराउस नियम का पांचवा एप्लीकेशन क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि कोलराउस लॉ की हेल्प से हम जो वाटर है आयनिक, उस वाटर के आयनिक प्रोडक्ट, यानी उस वाटर में जो वाटर डिसोसिएट होता है तो जो आयंस बनते हैं, उन आयंस का प्रोडक्ट क्या होगा उसका डिटर्मिनेशन हम कोलराउस लॉ की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो H2O है वो इस प्रकार से डिसोशिएट होता है, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, हो गया ये आयनों में डिसोशिएट। अब इसके लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे K। तो ऊपर तो क्या आएंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये तो अपने को पता ही है, और नीचे लिखी जाएगी इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट तो ये आयंस है और रिएक्टेंट ये है, बन गया यहाँ तक डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें H2O को यहाँ ले जाते हैं, यहाँ H2O भाग में यहाँ लिखा जाएगा गुणा में, तो ये आ जाएगा K डॉट में H2O इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कहलाता है KW के नाम से, आयनिक गुणनफल ऑफ वाटर। आयनिक गुणनफल, ये आयनिक प्रोडक्ट हो गया वाटर का, KW इज इक्वल टू, आयनिक गुणनफल भी बोल सकते हैं इसको हम वाटर का, और आयनिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, किसके इक्वल आ गया ये, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के इक्वल में आ गया। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अभी KW किसकी जगह लिखा है, तो इन दोनों का गुणनफल KW कहलाएगा, इसी को वाटर का आयनिक प्रोडक्ट और आयनिक गुणनफल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखिए
अपने को पता है कि इस सॉल्यूशन H2O न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें इसकी और इसकी पीएच बोले कंसंट्रेशन बोले सेम होती है। कंसंट्रेशन इसकी जो सेम है वो हमने लिखी है H पॉजिटिव, जितना OH पॉजिटिव है H पॉजिटिव उतना ही OH नेगेटिव कंसंट्रेशन है। इसको हम C से बोल रहे हैं, इसको हम लिखते हैं 1 × 10⁻⁻⁷ से। तो H पॉजिटिव की जगह भी हम C लिख सकते हैं और OH नेगेटिव की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो इन दोनों की जगह C लिखें तो C इंटू सी, सी स्क्वेयर हो गया। तो इससे आ जाएगा KW = C²। अब यहाँ पे जो ये C है ना कंसंट्रेशन है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। अब देखिए अपने क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बोल देंगे इसको। अब हम इसमें बोलेंगे कि मान लीजिए जो H2O है उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके इक्वल रहेगी, इसके जो आयंस हैं उनकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल रहेगी। तो H पॉजिटिव की कंडक्टेंस उसके साथ में OH नेगेटिव की कंडक्टेंस, समीकरण नंबर 3 बन गई है। तो H2O जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकता इसके आयंस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की स्पेसिफिक कंडक्टेंस के योग के इक्वल रहेगी। ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 3। अब अपने को पता है कि इसकी तुल्यांकी चालकता किसके इक्वल रहेगी, H पॉजिटिव की बोले तो हम कहेंगे कि इस H पॉजिटिव की स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इस H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इसके इक्वल रहेगी H पॉजिटिव की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस है वो इसके इक्वल हो जाएगी। अब इसी प्रकार से हम OH नेगेटिव की भी तो लिख सकते हैं कि OH नेगेटिव की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होगी वो OH नेगेटिव की स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इसकी कंसंट्रेशन, ये वाली C, ये हो जाएगी। अब दोनों से हम ये तो ज्ञात कर सकते हैं, C को इस साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ लिखते हैं ये बनेगा नेक्स्ट लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव इनटू में C = कप्पा H पॉजिटिव। इसी से ये बन जाएगा, यदि C को यहाँ ले जाएं तो इसके इक्वल इन दोनों का गुणनफल हो गया। तो ये बना लेगा यहाँ पे OH नेगेटिव इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला इनटू में C = कप्पा किसका है, OH नेगेटिव का। इसी इक्वेशन से C को इस साइड लेंगे तो ये दो इक्वेशन है वो यहाँ पे बन गई। अब इस इक्वेशन से वैल्यू हम कहाँ पे रख सकते हैं, समीकरण नंबर इसकी जो 3 है वो कौन सी बनी है अपनी, कप्पा H2 वाली। यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव है उससे हम ये वाली वैल्यू KH पॉजिटिव के इक्वल ये और KOH नेगेटिव के इक्वल इस इक्वेशन में रखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोले, इसको 4 बोल देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, ये आएगा अपना कप्पा H2O = लैम्डा H पॉजिटिव इनफाइनाइट इंटू C प्लस में लैम्डा OH नेगेटिव इंटू में C कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ गया ब्रैकेट में आ जाएगा लैम्डा H पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लस में लैम्डा OH नेगेटिव इनफाइनाइट। समीकरण नंबर 5 बना लेंगे, किसके इक्वल आया, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल है वो आ गया, बन गया इतना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे C के इक्वल रखना है। तो ये C है ना, ये C, इसको हम एक साइड में रखते हैं। ये C यहाँ रखें तो इसके साथ में जो गुणा है, गुणा में जो भी है वो इस साइड आएगा, इक्वल बराबर के साइन से इस साइड आएगा तो ये भाग में लिखा जाएगा ना इसके। तो ये हो जाएगा कप्पा H2O अपॉन में लैम्डा H पॉजिटिव प्लस में लैम्डा OH नेगेटिव इनफाइनाइट। समीकरण नंबर 6। अब हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 6, 2 में C स्क्वायर है, ये C है, C की स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगी। तो हम लिखेंगे आगे नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 and 6, C का स्क्वायर करके उसको यहाँ पे लिख देना है। तो KW जल का आयनिक गुणनफल या आयनिक प्रोडक्ट = हो जाएगा यहाँ पे कप्पा H2O अपॉन में लैम्डा H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव और = C। ये बन गई समीकरण नंबर 7।
और समीकरण नंबर 7 किसकी वैल्यू को बता रही है, वाटर के आयनिक प्रोडक्ट या आयनिक गुणनफल को बता रही है, जो कि इसके इक्वल रहेगा। तो ये जो इक्वेशन हमने प्राप्त की है वो कोलराउस लॉ से बनाई है। तो ये कोलराउस लॉ का 5th एप्लीकेशन है कि इसके हेल्प से हम वाटर के आयनिक प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन या कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यदि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आए तो जल का आयनिक प्रोडक्ट पूछेगा, उस टाइम आपको इसकी और इसकी वैल्यू दी हुई मिलेगी। ये तो दिया हुआ मिलेगा डायरेक्ट, ये नहीं दिया मिले तो एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव का अलग अलग दिया हुआ मिलेगा, जोड़ करके आपको यहाँ पे लिखना है या अलग अलग लिख दो। उससे हम वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल आएगा तो इसी फॉर्मूले लास्ट वाले फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा 7 नंबर वाले से। इसी के साथ में कोलराउस लॉ के 5 एप्लीकेशन, 3 कल की क्लास में हुए थे, 2 आज की क्लास में हो गए, कंप्लीट हो गए। न्यूमेरिकल्स भी हो गए थे लगभग सारे ही, कोलराउस लॉ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में आयनिक मोबिलिटी को, आयनिक गतिशीलता है, ट्रांसपोर्ट नंबर है, इनके न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना है।